हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है बच्चा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 12th में आपका चैप्टर कौन सा स्टार्ट हो चुका है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशागति के आणविक सिद्धांत के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आज टीचर्स डे है, तो सभी बच्चों को टीचर्स डे की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, और डीएनए जिसके बारे में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपने पढ़ लिया है। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है, जो कि न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल का एक पॉली चेन होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिल करके बना हुआ एक चेन होता है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके क्या करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और एक एक न्यूक्लियोटाइड की जो संरचना है वो मैंने आपको बता दी है। उसको आई होप कि आप सभी ने अपनी कॉपी में अच्छे से नोट किया होगा। संरचना में मैंने आपको बताया था कि 3 मुख्य कंपोनेंट इसमें पाए जाते हैं। आपका पेंटोज शुगर होता है जो डीएनए में अलग तरीके का, डीऑक्सीराइबोज शुगर, और आरएनए में अलग तरीके का यानी कि राइबोज शुगर पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है, जिसके 5 नाम आपको मैंने बताए थे: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिल, थायमिन और यूरेसिल। जो उसको आप प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स 2 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। और तीसरी चीज उसमें क्या अटैच होती है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो ये इसको क्या करेंगे बच्चों, हम बार बार रिवाइज करेंगे, है ना। 2-3 बार 4 बार आप पढ़ेंगे तब जाके आपको याद होगा। एक्चुअल में ये थोड़ा सा डीप है ना। इसको अच्छे से तैयारी कर लेंगे। उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जो तैयारी कर रहे हैं नीट की, है ना। बोर्ड में बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जब आपको डीप जानकारी होगी तो आप अच्छे क्वेश्चंस को सही तरीके से आंसर कर पाएंगे। हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, और आज हम पढ़ेंगे डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में कि वाटसन एंड क्रिक ने किस तरीके से ये मॉडल प्रस्तावित किया था। बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पे जो आपको महोदय महानुभाव दिखाई पड़ रहे हैं, यह है वैज्ञानिक, है ना। इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल को प्रपोज किया था। वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल को प्रपोज किया था। जेम्स वाटसन ने और फ्रांसिस क्रिक ने, क्या नाम था वैज्ञानिक का? नाम था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, है ना। इन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया था डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, डबल हेलिक्स का मतलब क्या हुआ कि ये इसको हम हेलिकल शेप कहते हैं, स्पाइरल शेप को हम हेलिकल शेप कहते हैं। तो ये 2-2 हेलिक्स बन रहे हैं, है ना। एक तो रेड वाला बन रहा है, दूसरा आपको ब्लू वाला दिखाई पड़ रहा है, तो डबल हेलिकल शेप है, इसीलिए इसको हम डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जो ये वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया, है ना, ये किस आधार पर दिया था? ये दिया था इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन के आधार पे। किस आधार पे दिया था बच्चों? ये दिया था इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन के आधार पे। किस आधार पे? एक्सरे डिफ्रैक्शन के आधार पे। अब ये एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक जो थी, ये किसकी थी? ये मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन के द्वारा दी गई थी। ये किसके द्वारा दी गई थी? मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन के द्वारा। ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि एक्सरे के डबल डिफ्रैक्शन डाटा के आधार पे डीएनए का स्ट्रक्चर जो बहुत ही सिंपल था लेकिन बहुत फेमस, है ना, जिसको आप सभी को पढ़ना भी है, डबल हेलिक्स मॉडल फिर प्रपोज किया गया। किसने किया? वाटसन और क्रिक ने प्रपोज किया। तो इस मॉडल में क्या कहा गया था? इस मॉडल में ये कहा गया था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, उनके बीच की बेस पेयरिंग जो थी, वही इनके प्रस्ताव का हॉलमार्क था। वो ये कह रहे थे कि इनका जो ये प्रपोर्शन है डीएनए नाइट्रोजनस के बेस पेयरिंग का जो प्रपोर्शन है, ये क्या है? ऐसे ही अर्गिन चारकाफ जो है, चारकाफ का रूल आपको बताया जाएगा, तो उसमें भी डबल हेलिक्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऑब्जर्वेशन पर भी वही बेस्ड था, है ना। चारगाफ ने भी क्या बताया था कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ऑब्जर्व किया और बताया कि एडेनिन और थायमिन और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में जो रेशियो होता है ना, वो कांस्टेंट होता है और इक्वल होता है। ये किसने बताया था? अब इसको हम देखेंगे वाटसन एंड क्रिक, इन्होंने ये एक्चुअल में कहते क्या हैं। ये कहते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल
डीएनए क्या है? डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, यानी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन्स से मिल करके डीएनए बना हुआ है। डबल हेलिक्स मॉडल कहा जा रहा है ना, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हम उस डीएनए की बात करें जिसमें 2 हेलिक्स हैं, ठीक है, डबल जिसमें बैकबोन है। इसमें शुगर फॉस्फेट मिल करके क्या बनाते हैं? डीएनए का बैकबोन बनाते हैं। शुगर और फॉस्फेट मिल करके क्या बनाते हैं? डीएनए का बैकबोन बनाते हैं। ठीक है, और क्या है? नाइट्रोजनस बेसेस फॉर्म द इंटीरियर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाँ, अब ये सब चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको आपको नोट करना है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू नाइट्रोजनस बेस जो हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि एडेनिन, ग्वानिन है, साइटोसिन और यूरेसिल है, तो ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, है ना, इनका जैसे 2 बेसेस होते हैं, एक एडेनिन है, उसके बाद ग्वानिन है, साइटोसिल है, थायमीन है, तो कॉम्बिनेशन में सी के साथ जी के साथ सी है ना, इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो दोनों नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड हमेशा कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। वो बॉन्ड हमेशा कौन सा होगा बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और ध्यान रखेंगे कि हमेशा एडेनिन के साथ थायमीन का कॉम्बिनेशन आएगा और साइटोसिन के साथ ग्वानिन का कॉम्बिनेशन आएगा, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इस डीएनए स्ट्रक्चर का इम्पॉर्टेंट फीचर है। द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। ये इंपॉर्टेंट है आपका। एंटी पैरेलल पोलैरिटी का मतलब है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी का मतलब ये होता है कि फ्री एंड जिधर 3 होगा उधर दूसरे वाले जो स्ट्रैंड है उसका 5 होगा, और जिधर की तरफ 5 होगा उधर की तरफ 3 होगा। मतलब कुछ जैसे हम मैग्नेटिक वाला देखते हैं, आपस में जुड़ेंगे नहीं, ऐसे होंगे कि एंटी पैरेलल पोलैरिटी होगी उनकी, कि वो आपस में कोई भी खिंचाव नहीं होगा उनके अंदर। तो वो आपस में वो जो स्ट्रैंड का जो बेस का गैप है, जो 2 स्ट्रैंड्स के बीच का जो नाइट्रोजनस बेस से बना हुआ गैप है, वो गैप नीचे से लेके ऊपर तक पूरे स्ट्रैंड में एक समान होगा, ठीक है। 2 chains are coiled in a right-handed fashion, forming a right-handed helix। यानी कि 2 चेन्स आपस में कॉइल्ड हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे और दाहिनी तरफ को घूम रही हैं, वो राइट हैंडेड फैशन में घूम रही हैं और एक राइट हैंडेड हेलिक्स का निर्माण कर रही हैं। क्या कर रही हैं? राइट हैंडेड फैशन में घूम रही हैं और राइट हैंडेड हेलिक्स का निर्माण कर रही हैं। यूनिफॉर्म डिस्टेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन द 2 strands of helix। यूनिफॉर्म डिस्टेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन द 2 strands ऑफ हेलिक्स, यानी दोनों हेलिक्स के स्ट्रैंड्स के बीच में, दोनों स्ट्रैंड्स जो हेलिक्स में हैं उनके बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है। यानी कि यूनिफॉर्म डिस्टेंस का मतलब है एक समान गैप होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जब डीएनए का स्ट्रैंड शुरू हुआ तो वहां पे थोड़ा गैप ज्यादा था, बीच में आके गैप कम होने लग गया, फिर कहीं गैप ज्यादा हो गया, फिर कहीं गैप कम हो गया, ऐसा नहीं है, है ना। यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है ना, 2 स्ट्रैंड्स के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट है। और क्या है? अब पैकेजिंग पढ़ने से पहले अगर हम डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में और कुछ चीजें जाने, और कुछ चीजें क्या क्या है देखो। एक तो ये कि डबल हेलिक्स डीएनए के स्ट्रक्चर के कुछ फीचर्स हैं, है ना। वो ये जो बच्चों का इंग्लिश मीडियम है वो इनको नोट भी कर सकते हैं, है ना। क्लियर है सभी बच्चों को? देखो, पॉइंट नंबर 1, ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के बने हुए होते हैं। यानी कि एक चेन जो है, आप सभी को पता है कि न्यूक्लिक अम्ल जो है वो न्यूक्लियोटाइड की चेन, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल गए तब हम उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन से बने हुए होते हैं क्या? न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो इनका बैकबोन का मतलब क्या होता है बच्चों? बैकबोन का मतलब सामान्य तौर पे हम बात करें तो बैकबोन का मतलब क्या होता है? बैकबोन का मतलब होता है सामान्य तौर पर आपका रीढ़ की हड्डी कहते हैं जिसको हम,
बैकबोन का मतलब रीढ़ की हड्डी। तो जैसे बॉडी के स्ट्रक्चर का जो बैकबोन होता है वो आधार है ना। अगर जैसे हमारा शरीर है तो हमारा शरीर अगर बैकबोन ना हो, अगर रीढ़ की हड्डी एब्सेंट हो तो शरीर का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह से डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें भी बैकबोन जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड चेन की बनी हुई होती है, और बैकबोन जो है वो शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई होती है। ठीक है, बैकबोन किसकी बनी हुई होती है? शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई होती है, और दोनों बेस भीतर की ओर प्रोजेक्ट होते हैं, है ना। आप अपने माइंड में डीएनए का स्ट्रक्चर सोचिए, बाहर की तरफ वो स्ट्रैंड्स हैं और अंदर की तरफ सीढ़ियों के जैसा क्या है? नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं। तो ये जो शुगर फॉस्फेट का बना हुआ बैक वो होता है आपका नाइट्रोजनस बेस, ये अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि स्ट्रैंड के बाहर की तरफ नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं, ये अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, दोनों चेन्स की जो पोलैरिटी है वो एंटी पैरेलल होती है। दोनों जो चेन्स हैं, दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं, उनकी पोलैरिटी कैसी होती है? एंटी पैरेलल होती है। अब एंटी पैरेलल का मतलब क्या है ना। यहाँ पे हम देखें द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। क्या है? द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। अब ये जो एंटी पैरेलल पोलैरिटी है ये क्या है? ये जो एंटी पैरेलल पोलैरिटी है इसका मतलब ये है कि यदि एक चेन की पोलैरिटी 5 और 3 है, मतलब जो फ्री कार्बन वाला एंड है, अगर एक तरफ 5 है तो दूसरे वाले स्ट्रैंड का क्या होगा? 3 होगा। और हम नीचे की तरफ बात करेंगे तो अगर एक तरफ 3 होगा तो दूसरी तरफ क्या होगा? 5 होगा। तो उससे एक समान डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रहेगा। पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों स्ट्रैंड्स में जो बेसेस हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा ही पेयर्ड होकर के बेस पेयर बनाते हैं। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका ये है कि जब हम एडेनिन और थायमीन को कनेक्ट करते हैं, दोनों बेस पेयर्स की बात करें तो बेस पेयर यानी नाइट्रोजनस बेस पेयर, नाइट्रोजन वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके जो बेस पेयर्स हैं वो जो आमने सामने होते हैं, तो ये दोनों आमने सामने होते हैं तो किसी न किसी बॉन्ड के थ्रू ये लगे हुए होते हैं वहां पे। तो वो जो बॉन्ड है नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में मौजूद, वो बॉन्ड कैसा होता है बच्चों? वो बॉन्ड कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। वो जो बॉन्ड है वो क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। अब इसमें जैसे आपका दोनों स्ट्रैंड्स में बेसेस हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर्ड होते हैं, है ना, बेस पेयर बनाते हैं। हम बेस पेयर उसको तभी कहेंगे जब दो नाइट्रोजनस बेस जो है वो आपस में जोड़ा बना देंगे, तभी हम उसको बेस पेयर कहेंगे। तो एक बेस पेयर ऐसा है जैसे एडेनिन है, उसके ऑपोजिट स्ट्रैंड पे थायमीन होगा और इसके साथ बीच में क्या होगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, है ना। एडेनिन और थायमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है बच्चों? प्यूरीन्स के अपोजिट हमेशा पिरिमिडीन ही आता है। और आप बात करें तो जैसे प्यूरीन अगर एडेनिन है तो थायमीन, उसके सामने क्या आ जाएगा? थायमीन आ जाएगा। अगर ग्वानिन है तो उसके सामने साइटोसिन आ जाएगा। मतलब ये पहले से ही है, ये रिसर्च की गई है और रिसर्च में ये साबित हुआ है कि नाइट्रोजनस बेस में इस तरीके से ही अरेंजमेंट होता है ना। दोनों चेन्स जो हैं वो आपका राइट हैंडेड फैशन में क्वाइल्ड रहती हैं, यानी दाहिने हाथ की तरफ घूमती हुई वो नजर आती हैं। किस तरह कैसे घूमते हुए नजर आती हैं? दाहिने हाथ की तरफ घूमते हुए नजर आती हैं, और एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस उसमें मेंटेन होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म डिस्टेंस उसमें मेंटेन होता है। तो ये पॉइंट हो गया। कुछ और चीजें हम देखेंगे आपका। हम पैकेजिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसमें हम देखेंगे कि लेंथ कितनी होती है ना। लेंथ ऑफ डीएनए इज फाउंड टू बी फार ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ अ ट्यूपिकल न्यूक्लियस। क्या कहने का कोशिश हो रहा है इस लाइन में? ये आपको बताने की कोशिश हो रही है कि जितना बड़ा आपका न्यूक्लियस होता है किसी भी सेल का, उसके अंदर पाया जाने वाला जो आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए के रूप में,
उसकी लंबाई उस न्यूक्लियस के डायमेंशन से बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है? बहुत ज्यादा होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इनको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। क्या नोट करना है? टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल। क्या होती है टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स? यानी कि बेस पेयर्स की संख्या, नाइट्रोजनस क्षार जो होते हैं उनकी संख्या एक स्तनपायी कोशिका जो है, स्तनधारी कोशिका जो है, मैमेलियन सेल यानी मैमल्स के अंदर पाई जाने वाली कोशिका। तो कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जो बेस पेयर्स लगे हुए हैं उनकी संख्या कितनी है? 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9। कितनी है? 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9, है ना। डिस्टेंस दो बेस पेयर्स के बीच में कितना है? यानी कि मान लीजिए यहाँ पे एडेनिन है और यहाँ पे थायमीन है, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है। क्या है? बीच में कुछ डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस भी कैसा होता है? फिक्स होता है। ये डिस्टेंस भी क्या होता है? फिक्स होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स इज 0.34 नैनोमीटर। यानी कि आप सभी को पता बहुत टाइनी स्ट्रक्चर है, बहुत छोटा है। हम तो इसकी डिस्कशन इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे बहुत एडवांस, उसमें बहुत ज्यादा कई लाख गुना ज्यादा उसको बड़ा करके देखा है, तब हमें ये दिखाई पड़ता है। अदरवाइज ये बहुत ज्यादा टाइनी, बहुत ज्यादा छोटा, इसके सूक्ष्मदर्शी ये कहते हैं जिसको, होते हैं। डीएनए के दो बेस पेयर्स के बीच में जो दूरी होती है, सभी बच्चे इसको लिखेंगे अपनी कॉपी में। डीएनए के दो बेस पेयर्स के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर होती है। लिखेंगे, डीएनए के दो बेस पेयर्स के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर होती है। क्या लिखेंगे? डीएनए के दो बेस पेयर्स के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर होती है। Therefore, क्या होता है? लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 इज इक्वल टू 2.2 मीटर। कितना लंबा हो गया। अब साइज जो है एक न्यूक्लियस का, वो ऑर्डर में अगर हम बात करें 10 टू द पावर -6 होती है। सो लेंथ ऑफ डीएनए इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है उससे बहुत बड़ा होता है डीएनए। क्या कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस जितना बड़ा होता है उससे बहुत लंबा डीएनए होता है। लेकिन कैसा होता है? बहुत कॉइल्ड, बहुत ज्यादा उलझा हुआ रहता है। उलझा वजह से कोई चीज उलझा हुआ दबा दबा के भर दिया जाए। न्यूक्लियस में जैसे हमारी आंतें होती हैं, हमारी छोटी वाली आंत कैसी होती है? कम जगह में बहुत लंबी होती है। छोटी आंत क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो कम जगह में बहुत लंबी नली को बिल्कुल कॉइल्ड, घुच-पुच करके भरी हुई होती है। और बड़ी आंत जो है वो बड़ी क्यों होती है? बड़ी दूरी में होती है। तो इसी तरह से डीएनए का भी हाल है। डीएनए भी क्या होता है? न्यूक्लियस होता है छोटा और डीएनए का स्ट्रैंड होता है बड़ा, और बिल्कुल घुमा घुमा के बिल्कुल, जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा दबाव के साथ वो उसमें फिल्ड होता है, एकदम फुल होता है, भरा हुआ होता है। तो कुछ चीजें समझ में आई आपको? पहला चीज तो ये है पॉइंट कि टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स एक टिपिकल मैमेलियन सेल में कितने होते हैं, वो आपने जाना। दोनों चेन्स जो है आप सभी को पता है कि राइट हैंडेड फैशन में क्वाइल्ड रहती हैं, है ना। तो हेलिक्स की पिच, अब हम पिच किसे कहते हैं? पिच देखें, जिसको हम कह रहे हैं 0.34 नैनोमीटर जो हम बोल रहे हैं, वो एक्चुअल में उसको हम पिच कहते हैं। डीएनए की पिच, हेलिक्स जो है उसकी पिच क्या होती है? तो 3.4 नैनोमीटर होती है। ठीक, अब 3.4 नैनोमीटर होती है। तो इस नैनोमीटर का क्या मतलब है? एक नैनोमीटर, है ना। एक नैनोमीटर 1 मीटर का 10 करोड़वा भाग होता है। इसको ध्यान से इसको नोट करेंगे। एक नैनोमीटर 1 मीटर का 10 करोड़वा भाग
होता है। है ना बच्चों? तो हेलिक्स की पिच जो है कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर होती है। अब नैनोमीटर का मतलब जैसे ये आपको इमेजिन करने के लिए मैं बता रही हूँ कि एक नैनोमीटर जो हम कह रहे हैं, नैनोमीटर जो मात्रक बताया जा रहा है, तो एक नैनोमीटर क्या है? 1 मीटर का 10 करोड़वां भाग, है ना? 1 करोड़ ही बहुत ज्यादा हो गया, 10 करोड़वां भाग जो होता है उसको हम नैनोमीटर कहते हैं। तो वो होता है 10 टू द पावर माइनस 9। कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस 9। और आप जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हो, है ना, तो ये मान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर है, ऐसे करके आ रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? ये टर्न्स जो ले रहा है, ये एक टर्न आप यहाँ पे देख रहे हैं, घुमाव ले रहा है। तो ये जो एक टर्न ले रहा है यहां से ले करके और यहां तक, इस टर्न, ये जो टर्न है इसमें क्या होते हैं? इसमें लगभग लगभग 10 बेस पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? लगभग लगभग 10 बेस पेयर्स होते हैं। लगभग लगभग 10 बेस पेयर्स इसमें होते हैं। ये अगर समझ में आ रहा है, सभी बच्चों को आना चाहिए, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो समझ में आना चाहिए। एकदम जो मैंने आपको पॉइंट बताया वो आपको समझ में आया? 10 बेस पेयर्स होते हैं। देखो, जैसे आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं उसमें हर एक, उसमें क्या हो रहा है? घुमाव आ रहा है। ये ऐसे आपका टर्न ले रहा है, हेलिकल मैनर में है ना, तो टर्न ले रहा है, ऐसे करके टर्न ले रहा है। तो ये जो टर्न ले रहा है यहां से ऐसे करके, ये जो टर्न ले रहा है, तो ये एक टर्न यहां से लेकर के और यहां तक, इसके बीच में ऐसे ऐसे बेस पेयर्स लगे हुए हैं। आप सभी को पता है ना कि यहाँ पे ऐसे बेस पेयर्स लगे हुए हैं सीढ़ी के जैसे। तो ये जो बेस पेयर्स लगे हुए हैं इनकी संख्या भी तय है। इनकी संख्या भी क्या है? तय है। मतलब एक गैप में, एक टर्न के बीच में लगभग लगभग 10 बेस पेयर्स लगे हुए हैं, यानी कि 10 बार ये बेस पेयर्स जो है उसमें मौजूद हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो हेलिक्स है, एक हेलिक्स में 2 बेस पेयर्स के बीच की दूरी, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे ये 2 बेस पेयर्स हैं, तो ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ए और टी के बीच की दूरी, इस दूरी को कितना है? ये दूरी कितनी है? ये ए और टी या किसी भी नाइट्रोजनस बेस पेयर्स की बात करें हम, तो उसके बीच की दूरी जो है वो कितनी होती है? वो होती है आपका 0.34 नैनोमीटर। 0. यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वाले पॉइंट पे आप देख रहे हैं ये चीज, है ना? क्या समझाने की कोशिश हो रही है? उसका ये वाला पॉइंट है कि जो 2 नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं, ए और टी है, तो ए और टी के बीच में यहाँ पे दूरी जो है वो कितनी है? 0.34 नैनोमीटर की दूरी है। अब 0.34 कितना हो गया? बहुत, मतलब बहुत टाइनी है, क्योंकि हम डीएनए के अंदर की बात कर रहे हैं। तो पहली चीज तो डीएनए ही बहुत ज्यादा टाइनी है। कितने करोड़वां भाग है 1 मीटर का? 10 करोड़वां भाग आपका ये है, नैनोमीटर है। अब सारी कैलकुलेशन नैनोमीटर में हो रही है, तो कितना ज्यादा छोटा है, मतलब इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी वैज्ञानिकों ने जो साइजेस हैं, एग्जैक्ट साइजेस खोज के निकाल रखा है। तो कितना रिसर्च कैसे हुई होगी ये तो आप सभी जानते हैं। आप लोगों को क्या करना है बच्चों? केवल जो रिसर्चेस हो चुकी हैं, जो डेटा सामने है आपके, केवल उसकी जानकारी लेनी है। मतलब यू डोंट हैव टू डू रिसर्च, आपको रिसर्च नहीं करना है इसको पता करने के लिए। इसलिए आपके लिए ये पढ़ना समझना आसान है। आप कुछ नई रिसर्च कर सकते हैं आगे चल के। ये सब चीजों की रिसर्च पहले भी हो चुकी है, और बुक में आ जाने का मतलब ये है कि रिसर्च जो है उस पर वो कंप्लीट हो चुकी है, और नहीं तो लिखा रहता है कि इस पर अभी काम चल रहा है या इस पर रिसर्च हो रही है, ऐसा लिखा जाता है। लेकिन ये सब चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये एग्जैक्ट डेटा के साथ रिसर्च हो चुकी है, उसके बाद ये सारे चीजें सामने आई हैं। तो इसलिए इसको आपको कुछ चीजें हैं जो अपने माइंड में बिल्कुल पॉइंट वाइज आप उसको नोट करते चलेंगे, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत
ना हो, कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे 0.34 और 3.4 है ना, दोनों में अंतर हो जाएगा। 0.34 नैनोमीटर जो साइज है वो दो नाइट्रोजनस बेस के बीच का डिस्टेंस है, और अगर हम हेलिक्स के पिच की बात करेंगे तब वो है 3.4 नैनोमीटर। वो डिफरेंस है, यानी 10 गुना ज्यादा फर्क है। हर एक पिच का जो हेलिक्स की जो पिच होती है उसका साइज क्या है, 3.4 नैनोमीटर, और दो नाइट्रोजन बेस के बीच की जो दूरी है, मतलब एक पेयर के बीच में कुछ दूरी है जो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो दूरी, मतलब ए और टी के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो कैसे कवर होता है, उसमें आपका होता है 0.34 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर का कहीं साइड में आप लिख लेंगे कि एक नैनोमीटर 1 मीटर का 10 करोड़वां भाग होता है, यानी कि 10 करोड़वां भाग हम कैसे लिखेंगे, 10 टू द पावर -9 लिखेंगे 10 टू द पावर -9। अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 10 टू द पावर -9। अब साइज आपने देखा कि 10 टू द पावर -6 है साइज न्यूक्लियस का, और डीएनए का साइज कितना है, 10 टू द पावर -9, 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9 है ना। और इसका क्या साइज है, लेंथ डीएनए का आप बिल्कुल ये क्लियर मान के चलो, जितना बड़ा न्यूक्लियस है उससे बहुत ज्यादा बड़ा क्या होगा, डीएनए का उससे बहुत ज्यादा बड़ा लंबा वो होगा, स्ट्रैंड जो है उसका वो उससे ज्यादा लंबा होगा। तो क्लियर समझ में आ गया, डबल हेलिक्स में एक बेस पेयर की जो सतह है वो दूसरे पर प्रेजेंट होती है, ये आप सभी को पता है। और जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये हेलिकल स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। तो अब आ गया नंबर नाइट्रोजनस बेस का। तो अगर हम प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स के स्ट्रक्चर को कंपेयर करें, क्या करें, प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स के स्ट्रक्चर को कंपेयर करें, तो क्या आप बता सकते हैं कि डीएनए में जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के बीच की दूरी होती है वो लगभग समान क्यों रहती है। अभी तक तो मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों स्ट्रैंड्स के बीच की जो दूरी है वो नीचे से ऊपर तक एक समान होती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखो, डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसका जेनेटिक इम्प्लीकेशन, जिसे हम जेनेटिक उलझाव कहते हैं, उसकी सरल तरीके से व्याख्या कर सकता है कौन, डबल हेलिक्स मॉडल। कैसे करता है, जब ये हो रहा था, ये प्रयोग हो रहा था, तो उसमें सेंट्रल डोगमा का विचार प्रस्तुत किया था फ्रांसिस क्रिक ने ही, है ना। उन्होंने कहा कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का बहाव जो है वो कैसा होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन की तरफ होता है। यानी कि सेंट्रल डोगमा क्या बताता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, है ना। पहले हम देखते क्या है, ये आप देखिए, ये आप देख रहे हैं कि जैसे ये क्या है बीच में लगी, ये आपका ये हेलिक्स है ना, स्ट्रैंड जिसे हम कहते हैं डीएनए का स्ट्रैंड। तो ये एक न्यूक्लिक अम्ल का धागा है, समझ लीजिए। ये क्या है, एक न्यूक्लिक अम्ल का धागा है। क्या है, एक न्यूक्लिक अम्ल का धागा है, और बीच में ये क्या अटैच्ड है, बीच में ये अटैच्ड है बेस पेयर्स। अब ये जो दो हैं आप देख रहे हैं, एक हेलिक्स के बीच में, यहाँ पे आपको स्क्रीन में केवल 4 दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये कितने होते हैं, 10 बेस पेयर्स होते हैं। एक हेलिक्स के बीच 10 बेस पेयर्स होते हैं। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में जाना। तो क्या करेंगे कि पॉइंट वाइज आप चीजों को नोट करते चलेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।